तो कैसे हैं आप सब लोग। चलिए हमारी क्लास पे और चलते हैं। ठीक है, आज का जो भी हम क्रॉप यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं वो है सोयाबीन। ठीक है, वन बाय वन आज हम इस एग्रोनॉमी ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है ना, जस्ट जो वीडियोस बनाने वाला हूँ वो अलग अलग बनाने वाला हूँ। ठीक है, मैं भी आज 2 वीडियो बन सकते हैं। सब क्रॉप जो भी 6 क्रॉप्स बाकी रह गए थे, ठीक है, वो इस लेसन में या फिर इस लेक्चर में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, चलते टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर देख रहा है, आज का जो भी टॉपिक है वो है सोयाबीन का क्रॉप, राइट है ना। सोयाबीन क्रॉप आज हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, और जैसे कि आपको स्क्रीन के पीछे दिखता होगा, जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो सब क्या है, तो सोयाबीन के सीड है। ठीक है, चलते आगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसका जनरल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि बोटनिकल नेम, फैमिली, ओरिजिन, एट्सेट्रा। ठीक है, अब सोयाबीन का बोटनिकल नेम क्या है, तो ग्लाइसिन मैक्स। ठीक है, ग्लाइसिन मैक्स है। और ये जो फैमिली बिलोंग करता है, ये जो फैमिली से बिलोंग करते हैं वो फैमिली कौन सी है, तो लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी को दूसरा नाम कौन सा है, तो पैपिलियोनेसी। ठीक है ना, ध्यान में रखो, दोनों भी ध्यान में रखो नाम। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है तो जो दूसरा नाम जो है फैमिली का पैपिलोनेसी, और जो ग्रामिनी का है उस पर, जो दूसरा नाम है उस पर ज़्यादातर क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना, और वही ट्विस्ट आगा आएगा आपके एग्ज़ाम में। एग्रीकल्चर में टफ़ कुछ भी नहीं है, सिर्फ टफ़ पेपर को करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट नेम्स जो है उनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ओरिजिन कहाँ का है, तो बेसिकली ये चाइना से मीन्स ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, फर्स्ट टाइम कहाँ पर पाया गया था, चाइना में पाया गया था, या फिर चाइना की जगह पर दूसरा भी ऑप्शन आ सकता है कौन सा, ईस्टर्न एशिया। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, तो वंडर क्रॉप भी बोला जाता है और येलो ज्वेल भी बोला जाता है। जैसे कि सोयाबीन को दूसरे 2 नाम है, कौन कौन से, एक वंडर क्रॉप है और दूसरा कौन सा है, येलो ज्वेल। ठीक है, टाइप ऑफ क्रॉप किस प्रकार का है, तो ऑयल सीड क्रॉप है। ठीक है, ऑयल सीड भी बोल सकते हो और इसे पल्स क्रॉप भी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि दोनों में भी ये क्या होता है, तो डिवाइड होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो फ्रूट कौन सा है, तो फ्रूट कौन सा है यहाँ पर, तो पॉड है। ठीक है, फ्रूट टाइप जो है इसका वो पॉड टाइप है, पॉड है। ठीक है, और ये जो क्रॉप है वो C3 टाइप का क्रॉप है और शॉर्ट डे क्रॉप है। शॉर्ट डे का मतलब आपको तो अच्छी तरह से पता है कि जो सनलाइट होता है, सनलाइट का जो भी पीरियड होता है दिन में, वो कम भी होता है तो भी ये क्या हो जाएगा, सर्वाइव हो जाएगा। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, दूसरे वर्ड में क्या बोला जाता है कि तो खरीफ क्रॉप भी बोला जाता है, क्योंकि खरीफ में क्या होता है, तो सनलाइट बहुत कम होता है, तो इसलिए उस सीज़न में, खरीफ सीज़न में मैक्सिमम क्रॉप जो लिए जाते हैं वो कौन से होते हैं, तो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं। ठीक है, इसमें जो प्रोटीन होता है वो होता है 42%, 20% ऑयल होता है। ठीक है, इसलिए इसमें 20% ऑयल होता है, इसलिए इसको क्या किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो ऑयल प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, फूड ऑयल के लिए। ठीक है, अब जर्मिनेशन इसमें किस प्रकार का है, तो एपीजीएल है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है ऑलरेडी। एपीजीएल का मतलब क्या, तो सीड क्या हो जाता है, तो ग्राउंड के ऊपर आ जाता है। ठीक है ना, और उसके बाद ग्राउंड के ऊपर आने के बाद वो क्या करता है, एज अ ग्रीन, क्या बोल सकते हैं, ग्रीन सीड या फिर लीफी सीड लीव्स का काम करता है, किसके लिए, तो फोटोसिंथेसिस कंडक्ट करने के लिए, राइट ना। चलते आगे। अब ईपीजीएल तो आपने देखा नहीं, ईपीजीएल के बारे में आपको अच्छी तरह से पता है, उसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करूँगा। ठीक है, क्लाइमेट देखते हैं। क्लाइमेट इसे वार्म एंड मॉइस्ट टाइप का क्लाइमेट रहता लगता है। ठीक है, आज मैंने इधर हिंदी का कंटेंट ऐड नहीं किया है, क्योंकि आज क्या करना है, तो क्रॉप होगा उतना आज कवर कर लेने हैं। ठीक है, और वीड साइंस को शुरू करना है। अब देखो इसको कैसा क्लाइमेट लगता है, तो वार्म से लेकर मॉइस्ट क्लाइमेट लगता है। टेम्परेचर कम से कम कितना लगता है, 10 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना लगता है, 26 से लेकर तो 30 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, और सॉइल टेम्परेचर कितना लगता है जर्मिनेशन के लिए, तो 15.5 डिग्री सेल्सियस एंड अबव लगता है, किसके लिए, तो रैपिड जर्मिनेशन के लिए। कम से कम कितना लगता है, तो 15.5 डिग्री सेल्सियस इतना लगता है। ठीक है, और सीड को विगर आने के लिए भी, ठीक है ना, विगरस सीड तैयार होने के लिए भी क्या लगता है, तो 15.5 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर लगता है। ठीक है, अब देखते हैं इसको सॉइल किस प्रकार की लगती है। ठीक है, सॉइल एक्चुअली इसके लिए वेल ड्रेन चाहिए और फर्टाइल लोमी सॉइल चाहिए। बेसिकली किस प्रकार की, लोमी सॉइल है, बाकी का कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लोमी है, लोमी जो वर्ड है, ठीक है ना, लोमी सॉइल इसको मिस इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो सॉइल पीएच होगा, वो सॉइल पीएच कितना होगा, 6.0 से लेकर 7.5 इतना पीएच लगेगा उसको। ठीक है, देखो भाई बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन इसके पहले के क्रॉप में दिया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है,
और आपको लगेगा कि बहुत भगा रहा हूँ। भगा नहीं रहा हूँ, जस्ट ये टॉपिक क्या है, ये पॉइंट क्या है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए है आपको, ठीक है। ये आपको रटने ही पड़ेंगे या फिर इसको आपको अच्छी तरह से लर्न ही करना पड़ेगा, है ना, समझ रहे हो ना। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फास्ट ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका भी टाइम पास और यहाँ पर वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फास्ट ले रहा हूँ थोड़ा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत हो तो डेफिनेटली गाइस ग्रुप पर डालिए या फिर मुझे पर्सनली चैट कीजिए मेरे साथ, कुछ अगर डाउट होता है आपको, ठीक है ना। आपको अगर ग्रुप पर बोलने को नहीं चाह रहा है या फिर आपको मीन्स बोलने को अच्छा नहीं लग रहा है तो पर्सनली आ जाओ, पर्सनली मुझे बोलो, मुझे कुछ भी आप गुस्सा बोलो या फिर बुरा नहीं लगेगा, उल्टा मुझे अच्छा लगेगा भाई कि कोई तो भी मुझे हेल्प कर रहा है, कि मेरी क्वालिटी है टीचिंग की, उसको क्या बोल सकते हैं, डेवलप करने के लिए कोई तो भी मुझे बोल रहा है, ठीक है ना। टाइम पास बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक पॉइंट है, सब पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। इसका बेसिक जो भी आइडिया होता है वो जस्ट आपको क्या करना है, ये जो आप क्रॉप चेंज हो गया ना तो उसका कंटेंट भी चेंज होगा, तो वो तो आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। कितना भी अच्छा पढ़ाओगे ना तो फिर भी आपको ये सीड रेट वगैरह जो होता है ना, ये आपको अच्छी तरह से लर्न ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो पीएच के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था, पीएच कितना है तो 6.0 से लेकर 7.5 पीएच इसको लगता है इस क्रॉप को, ठीक है। आप देखते हैं सीड रेट, ठीक है, पर हेक्टर लैंड के लिए 1 हेक्टर लैंड अगर मुझे कल्टीवेट करनी है तो सीड रेट कितना लगेगा। अगर कॉमनली इस ग्रो कर रहे हो तो कितना सीड रेट लगेगा, 70 से लेकर 80 kg पर हेक्टर इतना लगेगा। और लेट हो रहा है, कुछ सोइंग करने के लिए थोड़ा लेट हो रहा है तो 100 से लेकर 120 kg पर हेक्टर इतना सीड आपको लगेगा। और स्पेसिंग के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि भाई दो रो जो होते हैं, दो रोज में जो डिस्टेंस होता है और दो प्लांट्स में जो डिस्टेंस होता है, इन दो डिस्टेंस का जो भी मिस क्रॉस होता है या फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, उनको ही क्या बोलते हैं, तो स्पेसिंग बोलते हैं। स्पेसिंग कितना चाहिए, दो रोज जो होते हैं, दो रोज में कितना चाहिए तो 30 चाहिए, और जो दो क्रॉप्स होते हैं उसमें क्या चाहिए तो 10 सेंटीमीटर इतना चाहिए, ये स्पेसिंग है इसका, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लांट पॉपुलेशन कितना होगा, अगर ये स्पेसिंग में यूज़ करता हूँ तो 1 हेक्टर लैंड में प्लांट पॉपुलेशन कितना होगा, 3 से लेकर 4 लाख प्लांट्स पर हेक्टर इतना होगा, ठीक है। अब सोइंग टाइम कौन सा, तो जून में या फिर जुलाई में आपको क्या करना है, इसका सोइंग करना है। इट मीन्स क्या, तो जब बारिश आती है, जैसे ही बारिश आ जाएगी और आपकी जो सॉइल होती है अच्छी तरह से इरीगेट हो गई होगी, उसी वक्त आपको क्या करना है, तो इसकी जो सोइंग है वो करनी है आपको, ठीक है ना। इट मीन्स क्या, इसको जून और जुलाई क्यों बोला है, जब भी बारिश सफिशिएंट हो जाएगी उस वक्त आपको सोइंग करनी है, क्योंकि बारिश का कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है ना। कभी कभी जून में जल्दी आ जाती है या फिर कभी कभी जुलाई भी लगता है अच्छी बारिश होने के लिए, ठीक है। चलते आगे, आप देखते हैं क्रिटिकल स्टेजेस, जो आर्टिफिशियली इरिगेशन हम प्रोवाइड करते हैं उसके लिए कौन कौन से स्टेजेस को हम इरिगेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, वो कौन कौन से स्टेजेस है। फर्स्ट है फ्लावरिंग, जब ये फ्लावरिंग आना शुरू हो जाती है या फिर फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं प्लांट को, उस वक्त पहला इरिगेशन आपको प्रोवाइड करना है। उसके बाद पॉड फिलिंग का मतलब क्या, तो जो फली आती है, फली आने के बाद जो उसके अंदर फली के अंदर जो बीज होते हैं, उन बीजों को डेवलप होने के लिए दूसरा इरिगेशन आपको प्रोवाइड करना है। और फाइनल कौन सा, तो स्प्राउटिंग के टाइम भी आपको इरिगेशन प्रोवाइड करना है। ये 3 इरिगेशन आपको क्या करने हैं, तो सोयाबीन क्रॉप को प्रोवाइड करने हैं इंटायर लाइफ में उसके, ओके। चलते आगे, अब देखो सीधी सी बात है, ये पल्स क्रॉप है, ठीक है ना। और जितने भी पल्स क्रॉप होते हैं या फिर जो लेग्यूमिनेस क्रॉप होते हैं, लेग्यूमिनेस जो फैमिली है उससे जितने भी बिलोंग करते हैं क्रॉप, उन सब के जो रूट्स होते हैं, रूट्स पर नोडल्स होते हैं, क्या होते हैं, नोडल्स। और नोडल फॉर्मेशन क्यों होता है, तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से होता है ना। अब राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है और सॉइल में मिक्स करता है, और वही सॉइल में मिक्स किया हुआ नाइट्रोजन क्या करते हैं ये क्रॉप, तो लेते हैं और जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करते हैं, है ना। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ठीक है ना। नोडल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है कब से, तो सेकेंड से लेकर 3rd वीक से, ठीक है। तो कब तक, तो नियर अबाउट जो फ्रूट आते हैं तब तक क्या होते हैं, वो नोडल्स वहाँ पर आते रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आना बंद हो जाते हैं, ठीक है। 2 वीक्स आफ्टर नोडल फॉर्मेशन, क्या बोल रहे हैं भाई, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखो भाई जो नोडल्स आते हैं वो नोडल्स आते हैं 2 से लेकर 3 वीक्स में आते हैं, ठीक है। जैसे ही आप सोइंग करोगे, सोइंग के बाद 2-3 वीक्स में नोडल आना शुरू हो जाते हैं। और नोडल आने के बाद कितने वीक्स में, तो 2 वीक्स में वो नोडल्स क्या करते हैं या फिर वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। नोडल फॉर्मेशन इसमें किसकी वजह से होता है, कौन से टाइप के राइजोबियम की वजह से होता है, तो राइजोबियम
जापुनिकम, राइजोबियम जापुनिकम, इसकी वजह से इसमें नोडल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है ना, सोयाबीन में। चलते आगे। अब देखते हैं इसका यील्ड कितना आता है, इसके और से आपको उत्पाद कितना मिलता है, ठीक है ना। एट हार्वेस्ट द मॉइस्चर कंटेंट, जब भी आप हार्वेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है ना, उस वक्त जो फली होती है या फिर जो सीड होते हैं, ठीक है, फली नहीं, सीड जो होते हैं, सीड में जो भी मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो 15 से लेकर 20% मॉइस्चर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, जो भी ग्रेन की जो फीलिंग होती है या फिर ग्रेन जो अच्छी ग्रेन की क्वालिटी जो होती है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। इसलिए क्या करना चाहिए आपको, जब भी हार्वेस्टिंग करोगे उस वक्त मॉइस्चर चेक करना ज़रूरी है कि भाई सीड में मॉइस्चर कितना है या फिर ग्रेन में मॉइस्चर कितना है। तो मॉइस्चर कितना चाहिए, 15 से लेकर 20% मॉइस्चर चाहिए। उस वक्त आपको क्या करना है, उस क्रॉप को, सोयाबीन को आपको क्या करना है, हार्वेस्ट करना है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं, अगर इम्प्रूव्ड वैरायटी यूज़ कर रहे हो तो कितना सोयाबीन का यील्ड आएगा आपको, तो 30 से लेकर 35 क्विंटल पर हेक्टर इतना यील्ड आपको मिलेगा सोयाबीन से, ठीक है। तो यही थे कुछ पॉइंट्स सोयाबीन के रिगार्डिंग, ठीक है। छोटे छोटे क्रॉप है, बहुत ज़्यादा नहीं, 10 मिनट्स में हो जाएगी, ठीक है। 1 आवर में 6 क्रॉप जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, स्टडी करना, ओके। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्रॉप की ओर, ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हो। देखते हैं सनफ्लावर, ठीक है, सनफ्लावर क्रॉप के बारे में अब देखते हैं। अभी अभी आपने क्या दिखा, तो सोयाबीन के बारे में इन डिटेल स्टडी की है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए उतने इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट जो भी सोयाबीन के रिगार्डिंग थे उतने भी मैंने यहाँ पर ले लिए, ठीक है। देखो गाइज, आज थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं आता होगा आपको, ठीक है, क्योंकि जो छाले पड़ते हैं ना मुँह में, वो आज पड़ गए मेरे मुँह में छाले, उसी वजह से थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप देखते हैं सोयाबीन के बारे में जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे उतने मैंने लिए, ठीक है। एक 5 to 6 स्लाइड में पूरा क्रॉप कवर कर चुका हूँ, ठीक है। चलते आगे। तो देखो यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। सनफ्लावर क्रॉप का जो भी बॉटनिकल नेम है वो कौन सा है, हेलियंथस एनस, ठीक है। और फैमिली कौन सी, कॉम्पोजिटी। देखो फैमिली चेंज हो गई, ठीक है, ध्यान में रखो, नहीं तो इसको भी क्या कर दोगे आप, लेग्यूमिनेसिव कर दोगे। तो कौन सी फैमिली रही, कॉम्पोजिटी है, ठीक है। और इसका जो भी ओरिजिन है वो कौन सा है, मेक्सिको है। जनरली मेक्सिको ही आता है ऑप्शन में, बट कभी कभी क्या आ सकता है, साउथर्न यूनाइटेड स्टेट ऐसा भी आ सकता है, यो यस यूएस, इस प्रकार आ सकता है ऑप्शन, ठीक है। इसलिए दोनों भी ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि जब मैंने आईसीआर एग्ज़ाम दिया था उस वक्त इस प्रकार का क्वेश्चन आया था, कंफ्यूज करने वाला, ठीक है। अब देखो, जो भी एपिकल पार्ट होता है या फिर सबसे ऊपर का जो भी पार्ट होता है, ब्रांच बोलो या फिर कोई भी बोलो, ठीक है, ब्रांच बोलो या फिर सबसे ऊपर का जो ये मेन स्टॉक होता है, स्टेम होता है, इसका सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है, वहाँ पर क्या, तो ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। कौन से क्रॉप में, तो सनफ्लावर क्रॉप में। देखो ऑक्सीजन एक्टिविटी इज़ मोर इन एपिकल पोर्शन ऑफ फ्लावर। जो भी एपिकल पोर्शन होता है फ्लावर का, एपिकल पोर्शन मीन्स क्या, जो भी एपिकल पोर्शन है फ्लावर का, वहाँ पर ऑक्सीजन का जो भी एक्टिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ये क्रॉप जो है ये डे न्यूट्रल है, ठीक है, इस पर किसी भी प्रकार का मीन्स सनलाइट या फिर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोला है, तो डे न्यूट्रल क्रॉप बोला है, ठीक है। द हेड ऑफ सनफ्लावर इज कॉल्ड एज कैपिटुला। क्या बोला जाता है, ये जो हेड होते हैं, हेड का मतलब क्या, फ्लावर पार्ट जो होता है उसे क्या बोलते हैं, तो कैपिटुला बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो भी सनफ्लावर है इसमें ऑयल कंटेंट जो होता है वो कितना होता है, 45 से लेकर 50% ऑयल होता है। अब एक बात बताना चाहूँगा, जो भी आप स्टडी कर रहे हो ना वो कैसी करनी चाहिए। स्टडी आप अगर करते हो कि भाई रट्टा मार के, तो वो जो मेथड है ना आपकी वो थोड़ी सी रॉन्ग है, ठीक है ना। आपको स्टडी कैसी करनी चाहिए, तो कंपैरिजन करके। आप देखो, मैंने सोयाबीन में मीन्स जो ऑयल का परसेंटेज वाला बताया था वो 20 से लेकर 25% बोला था, है ना। तो उससे ज़्यादा कितना है यहाँ पर, तो एक नियर अबाउट 20 से लेकर 25% से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या, 45 से लेकर 50% ऑयल कंटेंट है। ऐसा ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। कंपैरिजन करके आपको ध्यान में रखना है। जितना कंपैरिजन करके ध्यान में रखोगे उतना ज़्यादा ध्यान में बैठेगा। और अगर जितना आप रट्टा मारोगे वो एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, वो भूल जाओगे आप या फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, होगा उतना कंपैरिजन करके स्टडी करना है, ठीक है। चलते आगे। आप देखते हैं क्लाइमेट रिक्वायरमेंट कैसी है, ठीक है, सनफ्लावर के लिए। तो कूल क्लाइमेट लगता है, ठीक है, कूल क्लाइमेट लगता है। इसके लिए इसकी जो भी सोइंग की जाती है वो कहाँ कब की जाती है, ज़्यादातर विंटर में की जाती है, ठीक है। बहुत कम ऐसा एरिया होता है जहाँ पर कि खरीफ सीज़न में इसको लिया जाता है, ठीक है ना। तो चलते आगे।
सीडलिंग टॉलरेट फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जब हम कौन सा चिकपी का क्रॉप देख रहे थे उस वक्त, क्योंकि फ्रॉस्ट का मतलब क्या, जब आप विंटर सीजन में या फिर ठंड के मौसम में बाहर निकलते हो उस वक्त आपको क्या, तो धुआं धुआं आपको दिखता है, उसको हम फ्रॉस्ट बोलते हैं। तो उस फ्रॉस्ट को ये क्या कर सकता है, तो टॉलरेट कर सकता है। इसका मतलब क्या, उस फ्रॉस्ट का कोई भी इस पर परिणाम नहीं होता है या फिर इफेक्ट नहीं होता है। वार्म वेदर सीडलिंग स्टेज अप टू फ्लावरिंग या ओके, जब ये फ्लावरिंग आने वाली है या फिर फ्लावरिंग की स्टेज आती है उस वक्त किस प्रकार का क्लाइमेट चाहिए, तो वार्म टाइप का आपको क्लाइमेट लगेगा उस क्रॉप के लिए, ठीक है। और वार्म एंड सन्नी क्लाइमेट चाहिए कब, फ्लावरिंग और मैच्योरिटी के वक्त। देखो 3 टाइप्स का क्लाइमेट लगने वाला है इसको। एक तो कूल क्लाइमेट, उसके बाद किस प्रकार का, तो वार्म क्लाइमेट, और लास्ट को वार्म एंड सन्नी क्लाइमेट। अब कूल क्लाइमेट किसके लिए चाहिए, तो जर्मिनेशन के लिए, जर्मिनेशन से लेकर तो सीडलिंग तक। जर्मिनेशन का मतलब क्या, जब सीड में से पहली बार क्रॉप निकलता है उस वक्त से लेकर, तो सीडलिंग का मतलब क्या, एक 4 to 5 लीव्स आते हैं प्लांट को जनरली, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, तो सीडलिंग बोलते हैं। या फिर 1 मीटर हाइट जब तक होती है प्लांट की, ठीक है, उस वक्त की जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है, तो सीडलिंग की स्टेज होती है, ठीक है। जनरली 1 मीटर एक्चुअली कहाँ पर, तो फॉरेस्ट क्रॉप में होता है, यहाँ पर नहीं, ठीक है। फिर से क्या हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या, तो 4 to 5 लीव्स, इतना ध्यान में रखो, 4 to 5 लीव्स जब तक नहीं लगते प्लांट को तब तक की जो भी स्टेज होती है उसको क्या बोलते हैं, तो सीडलिंग स्टेज बोलते हैं। तो जब तक सीडलिंग स्टेज नहीं आती तब तक किस प्रकार का कूल क्लाइमेट लगता है। उसके बाद क्या, तो सीडलिंग स्टेज से लेकर तो जब तक फ्लावरिंग का स्टेज नहीं आता, ठीक है, फ्लावरिंग शुरू नहीं होती तब तक की जो भी स्टेज है उसकी, उस वक्त किस प्रकार का क्लाइमेट लगता है इसको, तो वार्म वेदर लगता है, ठीक है। सॉरी, क्लाइमेट ने वार्म वेदर लगता है। और जब फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, फ्लावरिंग से लेकर तो फ्लावर मैच्योर होते हैं या फिर उसमें जो भी ग्रेन होते हैं वो मैच्योर होते हैं, तब तक किस प्रकार का लगेगा क्लाइमेट, तो वार्म से लेकर सन्नी टाइप का क्लाइमेट आपको लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ सॉइल, किस प्रकार की सॉइल लगेगी। अब देखो डीप एंड लोमी सॉइल लगेगी, ठीक है ना। किसके लिए, तो अच्छी तरह अच्छा अगर आपको प्रोडक्शन चाहते हो सनफ्लावर के वास्ते, तो आपको किस प्रकार की सॉइल चाहिए, तो लोमी टाइप सॉइल पे चाहिए, ठीक है। और सॉइल का पीएच कितना हो चाहिए, तो 6.5 से लेकर 8.5 इतना चाहिए, ठीक है ना। आगे चलिए, आप देखते हैं सोइंग टाइम मीन्स क्या, सोइंग कब करनी है। अब अगर खरीफ क्रॉप ले रहे हो तो कौन सा कब करनी है, तो जुलाई से लेकर तो अगस्त में करनी है, ठीक है ना। जुलाई से लेकर अगस्त में, जब भी मानसून आ जाएगा उसके बाद, ठीक है, जैसे ही मानसून आ जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, इसका सोइंग करना है। अब रबी क्रॉप अगर ले रहे हो तो नवंबर में सेकेंड या फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपको क्या करना है, इसका सोइंग करना है। जनरली क्या है, देखो रबी क्रॉप का, अगर रबी सीजन में आप क्रॉप ले रहे हो तो सीधी सी बात है, रबी सीजन कब से शुरू होता है, नियर अबाउट अक्टूबर नवंबर से शुरू होता है, ठीक है ना। तो इसका जो भी मीन्स सोइंग करना है वो 1 मंथ के बाद करना है, जैसे सीजन शुरू हो जाता है उसके बाद 1 मंथ के में करना है, ठीक है। और आप अगर खरीफ क्रॉप ले रहे हो तो वहाँ पर भी देखो खरीफ कब शुरू होता है, तो जनरली जून में शुरू होता है। यहाँ पर भी क्या, तो 1 मंथ के बाद बोल रहा है आपको सोइंग करने के लिए। जैसे कि जून में मीन्स खरीफ सीजन शुरू होता है तो जुलाई या फिर अगस्त में आपको क्या करने को बोल रहा है, तो सोइंग करो बोल रहा है। ऐसे इस प्रकार आपको क्या करना है, तो जनरली एक कंपैरिजन करके आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर समर क्रॉप ले रहे हो तो समर क्रॉप के लिए कब करना है आपको, तो फेब्रुवरी मंथ में आपको क्या करना है, तो सोइंग करना है इसका, ठीक है। अब देखते हैं जर्मिनेशन किस प्रकार का है। जर्मिनेशन किस प्रकार का है, ईपीजीएल का मतलब क्या, तो सीड ऊपर आता है जब भी जर्मिनेट होता है उस वक्त, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे डिबलिंग मेथड। सॉरी, यहाँ पर एक ऑप्शन डालना भूल गया, क्योंकि ये जो दिया है यहाँ पर, ये दिया है सीड रेट, ठीक है ना। आप डाल दो यहाँ पे सीड रेट, ठीक है। सीड रेट कितना कितना लगेगा, तो डिबलिंग मेथड अगर यूज़ करते हो, डिबलिंग मेथड का मतलब क्या, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार का। इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके क्या किया जाता है, सॉइल में होल किया जाता है। क्या किया जाता है, सॉइल में होल किया जाता है, उसमें सीड इंसर्ट किया जाता है और फिर से इसको ढक लिया जाता है सॉइल से, ठीक है ना। इस मेथड को बोलते हैं डिबलिंग मेथड। अब यहाँ पर क्या होता है, तो ज़्यादातर क्या नहीं होता, तो सीड वेस्ट नहीं होते, ठीक है ना। तो सीड वेस्ट नहीं होते, जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगे, तो सीड कम लगेंगे। और जो नॉर्मल मेथड है, नॉर्मल मेथड के लिए यहाँ पर मैंने क्या किया, तो रॉन्गली यहाँ पर इंसर्ट किया, ठीक है। जो भी राइट होगा वो मैं क्या कर दूंगा, जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर दूंगा उसमें मेंशन कर दूंगा, ठीक है।
और जो सीड की डेप्थ होती है, समझ लो ये डिबलर यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको डिबलर बोलते हैं। अब डिबलर सॉइल में कहाँ तक क्या करना है, कहाँ तक डालना है, ठीक है ना, वो कहाँ तक डालना है आपको, तो 3 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है सॉइल में, ठीक है। और वहाँ पर आपको सीड इंसर्ट करना है, उसको ढक लेना है। इसका मतलब क्या, जो सोइंग की डेप्थ है, सीड की सोइंग की डेप्थ जो है वो कितनी है, 3 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक है, ठीक है। और रबी सीज़न में जो भी, सॉरी रबी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जस्ट यहाँ पर क्या करना था मुझे, तो स्पेसिंग करना था। स्पेसिंग कितना चाहिए, 45 बाई 20 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। स्पेसिंग तो आपको अच्छी तरह से पता होगा, 2 रोज में का डिस्टेंस और 2 रोज में का डिस्टेंस और 2 प्लांट में का डिस्टेंस। रोज में का डिस्टेंस कितना चाहिए, 45 सेंटीमीटर चाहिए, और 2 प्लांट में का डिस्टेंस कितना चाहिए, 20 सेंटीमीटर चाहिए, राइट ना। चलते आगे। आप देखो इरिगेशन आपको प्रोवाइड करना है किसी क्रॉप को, ठीक है ना। इरिगेशन प्रोवाइड करने के लिए कितने दिन के बाद और कौन से स्टेज को इरिगेशन प्रोवाइड करना है। पहला इरिगेशन कब करना है, तो बर्ड, एक मिनट यार, बर्ड इनिशिएशन, जब भी बर्डिंग शुरू हो जाएगी, है ना। बर्ड इनिशिएशन का मतलब क्या, जैसे कि आप एक स्टेज होती है क्रॉप की, ठीक है, उस स्टेज को उसको बर्ड्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, तो बर्ड इनिशिएशन। अब वो स्टेज कब आती है, तो 35 से लेकर 40 डेज में आती है। जैसे कि आप सोइंग करोगे, जैसे ही सीड इंसर्ट करोगे सॉइल में, उसके बाद कितने दिन में, 30 से लेकर 35 से लेकर 40 डेज में ये बर्डिंग स्टेज आती है। उसके बाद फ्लावरिंग स्टेज को दूसरा इरिगेशन आपको प्रोवाइड करना है। फ्लावरिंग कब शुरू हो जाती है, 55 से लेकर तो 60 डेज में शुरू हो जाती है, ठीक है, 60 करना भूल गया, ठीक, 60 डेज में शुरू हो जाती है। और सीड फिलिंग का मतलब क्या, फ्लावर तो आ चुके हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होते हैं, फ्लावर आते हैं, फ्लावर के बीच में यहाँ पर क्या हो जाते हैं, सीड आ जाते हैं। बट सीड आ गए इसका मतलब हमारा प्रोडक्शन हो गया, ऐसा नहीं, उस सीड में फिल भी होना चाहिए, ठीक है ना। सीड जो होता है, सीड में जो भी कॉटिलीडॉन होते हैं, वो कॉटिलीडॉन अच्छी तरह से डेवलप भी होना जरूरी होता है। तो वो कॉटिलीडॉन कब कब जो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, तो 65 से लेकर 90 डेज में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब क्या, ये जो इंटायर क्रॉप है सनफ्लावर, एक 4 मंथ में आपके हाथ में आ सकता है, ठीक है ना। आप इसका प्रोडक्शन ले सकते हो। चलते आगे, आप देखते हैं इसका यील्ड कितना है, ठीक है ना, सनफ्लावर का यील्ड कितना है। द सनफ्लावर क्रॉप इज़ रेडी फॉर हार्वेस्टिंग इन व्हेन मॉइस्चर, जो भी सीड में मॉइस्चर चाहिए वो कितना चाहिए, 20% चाहिए, ठीक है। जैसे ही 20% मॉइस्चर होगा सो आप अपनी सीड में, उस वक्त आप क्या कर सकते हो, इसका हार्वेस्टिंग कर सकते हो। और एवरेज यील्ड इसका कितना होगा, तो 18 से लेकर 20 क्विंटल पर हेक्टर इतना होगा इसका यील्ड, ठीक है। तो ये थे सनफ्लावर के बारे में कुछ पॉइंट्स, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्रॉप, ठीक है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्रॉप की और। नेक्स्ट क्रॉप कौन सा है हमारा, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखता होगा, ग्राउंड नट अब स्टडी करने वाले हैं हम, ठीक है ना। अब ग्राउंड नट के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो भी बेसिक पॉइंट्स होते हैं वहाँ से। अब इसका मीन्स बॉटनिकल नेम क्या है, तो एराचिस हाइपोजिया, ठीक है। और ये जो फैमिली से बिलोंग करता है वो फैमिली कौन सी है, लेग्यूमिनियसी है। ओरिजिन इसका ब्राज़ील है, ठीक है ना। बेसिकली ब्राज़ील ही पूछा जाता है, बट कभी कभी साउथ अमेरिका भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। क्रोमोसोम नंबर कितना है इसका, तो 40 है, ओके। और इसको क्या, तो पीनट, अर्थ नट और मंकी नट, इन तीनों नाम से भी जाना जाता है अल्टरनेटिवली, किसके, तो ग्राउंड नट के अलावा इन तीनों नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, ये जो आप बोलते हो कभी, अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई जो भी पॉड्स होते हैं किसको, ग्राउंड नट को, वो ज़मीन के नीचे आते हैं या ज़मीन के ऊपर, ऐसा अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो जनरली आप क्या आंसर दोगे, तो सर ज़मीन के नीचे आते हैं, ठीक है ना। सही है, आप भी सही हो, ठीक है। बट एक्चुअल में वैसा नहीं है, पॉड्स ज़मीन के नीचे नहीं आते, ज़मीन में जाके डेवलप होते हैं। क्या होते हैं, तो ज़मीन में जाके डेवलप होते हैं। जैसे कि समझ लो यहाँ पर एक प्लांट है, जिसके आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है ना। प्लांट है ये, रूट्स तो ये यहाँ पर है ये, ठीक है ना। और यहाँ पर आप अच्छी तरह से देखते हो, यहाँ पर पेग्स आते हैं, ठीक है ना। ये पेग्स क्या होते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ पर भी एक पेग आया है, ठीक है ना। ये यहाँ से भी देख सकते हो, ये पेग आया है। यही पेग क्या होते हैं, तो नीचे जाते हैं, किधर जाते हैं, सॉइल की ओर। और जैसे ही सॉइल में जाते हैं तो वैसे ही क्या होता है उसका, तो फली बन जाती है या फिर पॉड बन जाते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, तो बेसिकली जो हमारा जो ग्राउंड नट है उसको जो भी फलियाँ आती है या फिर पॉड्स आते, वो पॉड्स ज़मीन के ऊपर आते,
जस्ट वो ज़मीन में जाके क्या हो जाते, डेवलप होते हैं। समझ में आ गया आपको? तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, टेक्निकल क्वेश्चन में भी ऐसा आ सकता है, ठीक है, उस वक्त आपको क्या बोलना है कि जो भी पॉट्स आते हैं वो ज़मीन के ऊपर आते हैं, ठीक है, एक मिनट, ज़मीन के ऊपर आते हैं और वो क्या होते हैं, ज़मीन में जाके डेवलप होते हैं, ठीक है ना। और ये जो ऊपर का पोर्शन होता है, कौन सा, ये जो पोर्शन होता है, एक मिनट, ये जो पोर्शन होता है इसको क्या बोलते हैं हम, पेग बोलते हैं। ये देखो यहाँ पर आपको दिखता होगा, ये क्या है, तो ये पेग है, पेग बोलते हैं। पहले तो पेग फॉर्म होते हैं और पेग क्या होते हैं, ज़मीन में जाके पेग में से क्या होता है, तो पॉट्स डेवलप होते हैं। समझ में आ गया आपको? इसका मतलब क्या, जो भी फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन भी ऊपर ही होता है। समझ में आ गया? यहाँ पर फ्लावर होता है, फ्लावर में फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ से पेग तैयार होता है और पेग नीचे जाके डेवलप हो जाता है। समझ में आ गया ना? चलते आगे। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। इसका क्लासिफिकेशन टोटल 2 टाइप्स में किया जाता है, ठीक है ना। वो कौन कौन से, तो एक है बंची टाइप और दूसरा कौन सा है, तो स्प्रेडिंग टाइप। बंची टाइप का मतलब क्या, तो प्लांट होता है, ठीक है, प्लांट होता है और उसके नीचे क्या होता है, यहाँ पर लीव्स आते हैं, सॉरी पॉड्स आते हैं, ठीक है ना। बट जो स्प्रेडिंग टाइप का होता है ना, स्प्रेडिंग का टाइप का किस प्रकार होता है, वो क्या होता है, ज़मीन के ऊपर ऐसा स्प्रेड होता है, ठीक है। यहाँ पर क्रॉप लगा है बट ज़मीन के ऊपर क्या होता है, स्प्रेड होता है। और जहाँ तक ये स्प्रेड होता है ना, वहाँ तक क्या होती है, उसको फलियाँ लगती है या फिर पॉड्स क्या होते हैं, लगते हैं। इसलिए जो भी प्रोडक्शन है ना, वो बंची टाइप से ज़्यादा किसका है, तो स्प्रेडिंग टाइप जो भी ग्राउंड नट है उसका प्रोडक्शन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। चलते हैं आगे, देखते हैं आप वन बाय वन कुछ पॉइंट्स, ठीक है। अब जो भी कौन सा बंची टाइप है उसको दूसरा नाम कौन सा है, इरेक्ट है, ठीक है। इसमें कौन से इंपॉर्टेंट है पॉइंट है, तो इसका जो भी बॉटनिकल नेम है वो एरेचिस हाइपोजिया है, दोनों का भी एरेचिस हाइपोजिया है। जस्ट वैरायटी जो है वो चेंज, वैरायटी जो है वो अलग अलग है, अलग अलग है। ये कौन सी है, तो फस्टिगेटा, और ये कौन सी है, तो प्रोकुम्बेंस, ठीक है। ये 2 वैरायटीज़ में अलग अलग है, बाकी का सब सेम है, ठीक है ना। जस्ट आपको ये वैरायटी ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, आज तक कभी एग्जाम में पूछी नहीं है। जस्ट आपको साइंटिफिक नेम ध्यान में रखना है और जो टाइप है वो 2 टाइप ध्यान में रखना है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। चलते आगे, अब देखते हैं इसको क्लाइमेट रिक्वायरमेंट कौन सी है। ग्राउंडनट के लिए ज़्यादातर ट्रॉपिकल, ये जो प्लांट है वो ट्रॉपिकल प्लांट है, ठीक है ना। तो इसको जो सीज़न लगेगा या फिर क्लाइमेट लगेगा वो किस प्रकार का लगेगा, वार्म टाइप क्लाइमेट लगेगा, ठीक है ना। और जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है इसके लिए, ठीक है ना, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट कितनी है, तो 21 से लेकर तो 26 डिग्री सेल्सियस तक इसको टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। चलते आगे, अब देखते हैं सॉइल कैसी लगेगी इसको। बेसिकली इसको सॉइल ऐसी चाहिए कि भाई वो ज़्यादा फिट नहीं होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, फिट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब भी आप ये देखो, ये हमारा जो मेन प्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, तो पॉड्स है, ठीक है ना। पॉड्स कहाँ पर है, तो ज़मीन में है। अब बेसिकली ज़मीन में अगर पॉड है तो सीधी सी बात है, जब आप उसे उखाड़ोगे, ये जो प्लांट है इसको आप जब भी उखाड़ोगे उस वक्त क्या हो जाएगा, अगर ये सॉइल फिट होगी, बहुत टाइट होगी, तो ये पॉट्स अंदर रह जाएंगे और ये बाकी का पोर्शन बाहर निकलेगा। इसका मतलब क्या, जो चीज़ चाहिए वो क्या हो जाएगी, ज़मीन के नीचे रह जाएगी और जो चीज़ नहीं चाहिए वो हाथ में आ जाएगी। समझ में आ गया आपको? तो इसलिए जो भी इसको सॉइल चाहिए ना, वो थोड़ी हल्की टाइप की चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं सॉइल किस प्रकार की चाहिए। तो नियर अबाउट सैंडी टाइप की सॉइल, आपको बोला था मैंने किस प्रकार की चाहिए, तो सैंडी या फिर सैंडिलोम टाइप की सॉइल चाहिए इसको। ज़्यादातर क्ले सॉइल अच्छी नहीं है। क्ले सॉइल कैसी होती है, बहुत ज़्यादा फिट होती है, कॉम्पैक्ट होती है। तो उसकी वजह से क्या, तो इसका जो भी प्रोडक्टिव पार्ट है उस पर उसका परिणाम होता है, या फिर जो भी हार्वेस्टिंग करते हैं उस वक्त उस पर परिणाम होता है, ठीक है। एज लाइट सॉइल, एज लाइट सॉइल हेल्प्स इन ईजी पेनिट्रेशन। देखो एक तो इसको मीन्स निकालते वक्त भी प्रॉब्लम आ रहा है, वैसे ही इसको पेनिट्रेट करने के लिए, इसका मतलब क्या, सॉइल में जाने के लिए भी प्रॉब्लम करती है। कौन सी टाइप की सॉइल, तो क्ले टाइप की सॉइल, ठीक है। अब सॉइल का पीएच कैसा चाहिए, तो 6.5 से 6.0 से लेकर 6.5 तक चाहिए इसका पीएच, सॉइल का पीएच, ठीक है। अब देखते हैं सीड रेट रिक्वायरमेंट कितनी है, सीड रेट कितना यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप बंची टाइप का क्रॉप ले रहे हो, ठीक है, बंची टाइप का कॉटन क्रॉप ले, सॉरी ग्राउंडनट क्रॉप ले रहे हो, तो जो सीड रेट लगेगा वो आपको कितना लगेगा, 100 से लेकर 120 kg पर हेक्टर इतना लगेगा। और आप अगर स्प्रेडिंग टाइप का मीन्स ग्राउंडनट ले रहे हो तो 80 से लेकर 100 kg पर हेक्टर इतना लगेगा। अब यहाँ पर क्यों कम लगेगा और यहाँ पर क्यों ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ पर जो हम स्पेसिंग यूज़ करेंगे, कहाँ पर, बंची टाइप में, वो बहुत कम स्पेसिंग यूज़ करेंगे। और जो स्प्रेडिंग टाइप है, स्प्रेडिंग टाइप में क्या करेंगे, आप ज़्यादा स्पेसिंग यूज़ करेंगे। क्यों,
क्योंकि इसका जो प्लांट है ना वो क्या होने वाला है, स्प्रेड होने वाला है ऑल दिशा में या फिर ऑल डायरेक्शन में, क्या करेगा ये, स्प्रेड होगा। बट यहाँ पर स्प्रेड होने वाला है क्या, नहीं, ये तो सीधा सीधा ऊपर जाने वाला है, इसलिए ये दो क्रॉप्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, एक दूसरे में मैच नहीं होगी। बट यहाँ पर अगर मैं बहुत कम स्पेसिंग रखता हूँ तो ये दो क्रॉप को क्या होगी, एक दूसरे में आ सकते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर स्पेसिंग ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, तो जो सीड रेट होगा वो कम लगेगा। और जो बंची टाइप का है उसमें क्या होगा, जो स्पेसिंग होगा वो बहुत कम होगा, तो वहाँ पर सीड क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। अब सोइंग करते वक्त जो डीपनेस जो होती है, सोइंग कितना डीप डालना है सॉइल में, वो कितना डालना है, तो नियर अबाउट 5 सेंटीमीटर, जनरली ध्यान में रखो भाई, 5 सेंटीमीटर सीड क्या करना है आपको, इंसर्ट करना है, ठीक है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है और आपको अगर एक परफेक्ट आंसर नहीं पता है तो उस वक्त आपको क्या करना है, जो भी डेप्थ है वो कितनी करनी है आपको, 5 सेंटीमीटर करनी है, 4 या 5 दोनों में से एक, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं सोइंग कब करनी चाहिए या फिर सोइंग टाइम कब होता है। तो खरीफ सीज़न का अगर क्रॉप ले रहे हो तो आपको क्या करना है, तो जुलाई में इसका क्या करना है, जून या जुलाई में क्या करना है आपको, सोइंग करना है। जैसे कि आपको मैंने बोला था जितने भी खरीफ क्रॉप होते हैं उनकी सबकी सोइंग जो होती है वो जून एंड जुलाई में ही होती है। और अगर आप रबी क्रॉप ले रहे हो तो रबी क्रॉप का जो सोइंग है वो कब करना है आपको, नवंबर मंथ में करना है। समझ में आ गया आपको, ईजी है गाइस, बस आपको लर्न बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रट्टा मारना पड़ेगा, तब जाके हो सकता है, ठीक है। जर्मिनेशन किस प्रकार का है यहाँ पर, तो हाइपोजियल टाइप का। हाइपोजियल तो आपको पता होगा हाइपोजियल का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। जैसे कि सॉइल में ही क्या होता है, सीड रह जाता है, ऊपर आता नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोजियल बोलते हैं। अब स्पेसिंग बंची टाइप को मैंने बोला था, क्या बोला था, स्पेसिंग क्या है, तो बंची टाइप को कम होती है और स्प्रेडिंग टाइप की स्पेसिंग क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए यहाँ पर स्पेसिंग कम है तो सीड ज़्यादा लगेंगे और स्पेसिंग ज़्यादा है तो सीड कम लगेंगे। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था। बंची टाइप में जो स्पेसिंग होगी वो किस प्रकार की होगी, 30/15 सेंटीमीटर की होगी। और स्प्रेडिंग टाइप का जो भी ग्राउंड नट है उसमें किस प्रकार की होगी, तो 45/15 सेंटीमीटर स्पेसिंग होगी, ठीक है। चलते आगे, आप देखते हैं अगर वो स्पेसिंग यूज़ करते तो कितने प्लांट होंगे या फिर प्लांट पॉपुलेशन क्या होगा पर हेक्टर। तो बंची टाइप का प्लांट पॉपुलेशन कितना होगा, 2,22,000 इतना होगा, ठीक है, पर हेक्टर। और स्प्रेडिंग का क्या होगा, अगर सीड आपने कम यूज़ किया है ना, सीड रेट कम यूज़ किया है तो सीधी सी बात है जो पॉपुलेशन भी क्या होगा, कम होगा। 1,48,000 प्लांट्स पर हेक्टर इतना पॉपुलेशन होगा किसमें, तो स्प्रेडिंग टाइप में, ठीक है। अब देखते हैं ये जो क्रॉप है ये किस प्रकार का है, तो सेल्फ पॉलिनेटेड है। सेल्फ पॉलिनेटेड मतलब क्या, तो जो हमारा जो क्या बोल सकते हैं, जो फ्लावर होता है, ठीक है। अब मुझे उसका फ्लावर नहीं निकालने का, तो समझ लो ये एक फ्लावर है यहाँ पे, एक मिनट, ओके, ये एक फ्लावर है और ये क्या है, ये है स्टिग्मा और ये क्या है, एंथर। इस पर क्या होते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, पोलन ग्रेन तैयार होते हैं, ठीक है। और जैसे ही हवा आती है या फिर कोई क्या बोल सकते हैं इंसेक्ट आता है, वो इंसेक्ट क्या करता है, इस पोलन ग्रेन को यहाँ पर ट्रांसफ़र करता है। जैसे ही ट्रांसफ़र करेगा तब ये क्या हो जाएगा, पोलन ग्रेन नीचे जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, तो शुरू हो जाएगा क्या, तो फ्रूट की प्रोसेस या फिर फ्रूट डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। और ये जो फ्रूट है यहाँ से भी फिर पेक तैयार होगा और पेक क्या करेगा, सॉइल में जाएगा और सॉइल में जाके क्या होगा, तो पॉड तैयार होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, ये था स्टिग्मा और यहाँ पर था एंथर। सेम फ्लावर में का क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन उसी फ्लावर में आ रहा है। और या फिर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन क्या होगा, इस फ्लावर में आएगा, उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप बोलते हैं। तो ग्राउंडनट क्या है, तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। ये C3 टाइप का क्रॉप है और शॉर्ट डे क्रॉप है, ठीक है। और जर्मिनेशन तो हमने देखा है किस प्रकार का है, तो हाइपोजियल टाइप का है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है। तो 45% ऑयल है, 26% प्रोटीन है और सेलिंग परसेंटेज का मतलब क्या होता है, जो ग्राउंडनट के सीड होते हैं, सीड, और जो बाकी का शेल होता है, शेल का मतलब क्या, बाहर का जो ये पोर्शन है, इसको शेलिंग परसेंटेज कितना है, तो 70% है। ग्राउंडनट में कितना होता है, ग्राउंडनट जो ये होता है क्या, सीड होता है, उसमें 7.8 या फिर केक जो होता है, सॉरी ग्राउंडनट केक जो होता है उसमें 7.8% नाइट्रोजन होता है, 1.5% फॉस्फोरस होता है एंड 1.5% पोटेशियम होता है, ठीक है। और इरिगेशन स्टेजेस देखते हैं आप कौन कौन से,
तो फ्लावरिंग के वक्त पहला इरिगेशन आपको प्रोवाइड करना है, दूसरा इरिगेशन पेगिंग के वक्त, और तीसरा इरिगेशन पॉड डेवलपमेंट के वक्त। अब फ्लावरिंग के वक्त का मतलब क्या, तो जब भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी उस वक्त आपको क्या करना है, इरिगेशन प्रोवाइड करना है। जब भी फ्लावरिंग स्टार्ट होगी, देखो फ्लावरिंग स्टार्ट, ये देखो ये स्टेज है फ्लावरिंग स्टार्ट होने की, ठीक है, उस वक्त आपको पहला इरिगेशन प्रोवाइड करना है। दूसरा कौन सा, तो पेगिंग। पेगिंग का मतलब क्या, तो ये जो पेग है नीचे जाने वाले, ठीक है, ये जब पेग डेवलप होना शुरू हो जाएगी, यहाँ से पेग यहाँ पर जाना शुरू हो जाएगा ना, वो जो होता है ना, वो होता है स्टेज कौन सा, तो पेग डेवलपमेंट का। यही पेग सॉइल में जाके क्या हो जाता है, तो पॉड में डेवलप हो जाता है। तो ये जो पेग डेवलपमेंट की स्टेज है, उस वक्त आपको दूसरा क्या इरिगेशन प्रोवाइड करना है। और ये जैसे ही अंदर जाएगी और पॉड डेवलप होना शुरू हो जाएगा या फिर पॉड फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, उस वक्त तीसरा इरिगेशन आपको प्रोवाइड करना है। समझ में आ गया, चलते आगे। अब देखते हैं एफ्लाटॉक्सिन क्या है आखिर। एफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड इन ग्राउंडनट व्हेन इन्फेक्टेड बाय एस्परजिलस फ्लेवर्स ग्रुप ऑफ फंगी मेनली ड्यूरिंग स्टोरेज। देखो, अगर आप स्टोरेज के वक्त जो भी क्या बोल सकते हैं, मॉइस्चर होता है सीड में, जितना चाहिए उतना अगर मॉइस्चर नहीं रखते हो और ज़्यादा प्रमाण या फिर ज़्यादा अमाउंट में अगर मॉइस्चर रखते हो किसमें, सीड में या फिर वो पॉड में, और वैसे ही आप उसे अगर स्टोर करते हो किसमें, बैग में, तो क्या हो सकता है, उस पर फंगाई की ग्रोथ हो सकती है। किस प्रकार की फंगाई, तो एस्परजिलस फ्लेवर्स टाइप की फंगाई क्या हो जाएगी, उस पर ग्रो हो जाएगी। और वो फंगाई क्या करती है, तो एफ्लाटॉक्सिन क्या करती है, प्रोवाइड करती है, प्रोड्यूस करती है, सॉरी, ठीक है ना। कौन प्रोड्यूस करता है एफ्लाटॉक्सिन, तो टाइप ऑफ फंगाई है, कौन सी, एस्परजिलस फ्लेवर्स। ये कब होता है, तो जब आप स्टोर करते हो ना ग्राउंड नट को, उस वक्त। और ये क्यों होता है, और जो प्रॉपर अमाउंट में जो भी सीड में या फिर जो भी पॉड है उसमें जितने भी अमाउंट में वाटर चाहिए या फिर मॉइस्चर चाहिए उतना ना होकर उससे ज़्यादा अमाउंट में है, उस वक्त क्या होता है, ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है ना। आपको समझ में आया होगा कि भाई एफ्लाटॉक्सिन क्या है। एफ्लाटॉक्सिन एक टॉक्सिन है जो कि सीक्रेट किया था किसने या फिर प्रोड्यूस किया था किसने, एस्परजिलस फ्लेवर्स। अब एस्परजिलस फ्लेवर्स क्या है, तो एक टाइप ऑफ फंगाई है जो कि ग्रो हो चुकी है किसकी वजह से, तो मॉइस्चर जो है किसमें, सीड में या फिर पॉड में, वो बहुत ज़्यादा होता है उस वक्त, ठीक है। समझ में आया होगा, चलते आगे। अब देखते हैं इसका ईल्ड क्या है, सबसे लास्ट का पॉइंट। बंची टाइप जो भी ग्राउंड नट्स है उसका जो ईल्ड है वो है 15 से लेकर 20 क्विंटल पर हेक्टर। और जो स्प्रेडिंग टाइप का होता है उसका ज़्यादा होता है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया था वो क्या होता है, ऐसा स्प्रेड होता है, ठीक है, स्प्रेड होता है। तो बंची टाइप को क्या है, तो एक ही जगह पे जितनी फलियाँ आ जाएंगी उतनी आ सकती है। बट स्प्रेडिंग टाइप में क्या है, जहाँ तक वो स्प्रेड होगा उतना ज़्यादा क्या करेगा, फलियाँ प्रोड्यूस करेगा या फिर पॉड्स प्रोड्यूस करेगा। इसी वजह से क्या, तो जो प्रोडक्शन है वो स्प्रेडिंग टाइप का जो भी ग्राउंडनट होता है उसका ज़्यादा है और बंची टाइप का क्या है, कम है। बट जो टेस्ट होती है ना, टेस्ट जो होती है वो बंची टाइप की बहुत ज़्यादा होती है अच्छी, और स्प्रेडिंग टाइप की बहुत कम क्वालिटी की टेस्ट होती है या फिर उतनी भी अच्छी नहीं होती है टेस्ट, ठीक है। चलते आगे। तो ये था ग्राउंडनट के बारे में इंफॉर्मेशन, और बहुत शॉर्ट टाइम में हम नेक्स्ट क्रॉप भी लेकर आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद जल्दी आपको नेक्स्ट क्रॉप भी देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्रॉप में। बाय बाय। ओके, आप देखते हैं मस्टर्ड क्रॉप, ठीक है, मस्टर्ड क्रॉप के बारे में देखेंगे। एक मिनट। ओके, सबसे पहले देखते हैं इसका बॉटनिकल नेम। ब्रासिका स्पीसीज है, क्योंकि इसके बहुत से टाइप्स पड़ते हैं इसलिए इसको क्या बोला जाता है, तो ब्रासिका स्पीसीज बोला जाता है। इसकी फैमिली जो है वो कौन सी है, तो क्रूसीफेरी है, ठीक है। फैमिली कौन सी है, क्रूसीफेरी। एक मिनट। ओके, क्रूसीफेरी। उसके बाद इसका ओरिजिन है चाइना है, ठीक है ना। आज के दो क्रॉप हमने देखे जिसका ओरिजिन चाइना है, एक है सोयाबीन और दूसरा कौन सा है, तो मस्टर्ड, ठीक है। ऐसे ही ध्यान में रखना है आपको। अब देखते हैं मस्टर्ड की जो भी स्पीसीज़ है, ठीक है ना, कौन कौन से, बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ है। उसमें से सरसों करना है आपको, रैपसीड, ब्राउन मस्टर्ड, ब्लैक मस्टर्ड, और बस ये चार ही इम्पोर्टेंट है। अब ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस जिसको हम क्या बोलते हैं, सरसों बोलते हैं। ब्रासिका नैपस जिसको हम क्या बोलते हैं, रैपसीड। ब्रासिका जंसी जिसको हम बोलते हैं ब्राउन मस्टर्ड या फिर इंडियन मस्टर्ड। इसको ही अच्छे तरह से करो क्योंकि यही पूछा जा सकता है। ब्रासिका नाइजर जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक मस्टर्ड, ठीक है।
दो इम्पोर्टेंट है, उसमें से भी ये 4 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी के नहीं किए तो भी चलेगा क्योंकि उतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्लाइमेट कैसा चाहिए इसको, तो ड्राई एंड कूल क्लाइमेट चाहिए। रबी सीज़न क्रॉप है, क्योंकि मैंने बोला है आपको ड्राई एंड कूल, ड्राई एंड कूल क्लाइमेट कब मिलता है आपको, तो ज़्यादातर विंटर सीज़न में मिलता है, और विंटर सीज़न में जो भी क्रॉप लिए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, तो रबी सीज़न क्रॉप लिए बोला जाता है, ठीक है ना। दिस क्रॉप डज नॉट टॉलरेट फ्रॉस्ट। आप इसको फ्रॉस्ट मैंने आपको बताया था कि भाई जो भी धूप के जैसा आपको दिखता है, या फिर जो भी आपको क्या बोल सकते हैं, ठंड के मौसम में सुबह सुबह जब उठते हो उस वक्त जो एक धुएं के जैसा दिखता है उसको आप क्या बोलते हैं, तो फ्रॉस्ट बोलते हैं। और अगर इसके प्रोडक्शन के दौरान अगर फ्रॉस्ट आता है तो वो इसके प्रोडक्शन पर इफ़ेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब टेम्परेचर रिक्वायरमेंट कितनी है, तो 10 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक का इसको टेम्परेचर लगता है, या फिर इतने टेम्परेचर में ये टॉलरेट कर सकता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अब देखते हैं सॉइल कैसी लगती है इसको, ठीक है। सॉइल ज़्यादातर लोमी सॉइल लगेगी, ठीक है, लाइट से लेकर तो हेमी लोमी सॉइल लगती है। सॉइल का पीएच कितना चाहिए, 6.0 से लेकर 7.5 इतना पीएच चाहिए, ठीक है। चलते आगे। सोइंग टाइम, अब सोइंग कब करनी है इसकी, सितंबर अक्टूबर में करनी है। सोइंग डेप्थ कितनी चाहिए, तो 6 सेंटीमीटर चाहिए। सीड रेट कितना यूज़ करना है आपको, अगर प्योर क्रॉप ले रहे हो और मिक्स क्रॉप ले रहे हो तो दोनों को अलग अलग सीड रेट रखा है। प्योर क्रॉप ले रहे हो तो 4 से लेकर 6 केजी पर हेक्टर, एंड मिक्स्ड क्रॉप ले रहे हो तो 2 से लेकर 3 केजी पर हेक्टर। सिर्फ प्योर क्रॉप रख लो ध्यान में, मिक्स क्रॉप ज़्यादातर पूछा नहीं जाएगा, और मिक्स क्रॉप लिया भी पूछा भी जाता है तो भी क्या करना है आपको, उसके हाफ करना है, ओके, हाफ करना है, मेन क्रॉप के हाफ करना है, ठीक है। चलते आगे। और इसको जो स्पेसिंग रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, तो 45 से लेकर 45/20 सेंटीमीटर स्पेसिंग रिक्वायरमेंट है, किसके लिए, मस्टर्ड के लिए। और जो नीचे जो है रैप्सिड एंड टोरिया उनके लिए कितना है, तो 35/10 सेंटीमीटर इतनी स्पेसिंग है, ठीक है। आप देखते हैं क्रिटिकल स्टेजेस, जो भी इरिगेशन आपको प्रोवाइड करना है 2 स्टेजेस को करना है, वो कौन कौन सी, रोसेट स्टेज और दूसरी कौन सी, सिलिका फॉर्मेशन स्टेज। इस 2 स्टेजेस को आपको क्या करना है, तो इरिगेशन प्रोवाइड करना है। अब कुछ वैरायटीज़ है इंपॉर्टेंट, ठीक है। पूसा जय किसान फर्स्ट वैरायटी है, ठीक है, ब्रासिका जेंसी डेवलप्ड इन दी वर्ल्ड। एक्चुअली पूसा जय किसान जो वैरायटी है वो पूरे विश्व में सबसे पहली बार डेवलप की थी, ठीक है ना। और NRCHB506, इट इज़ द फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ मस्टर्ड इन इंडिया, डेवलप्ड फ्रॉम डायरेक्टरेट ऑफ रैप्सिड एंड मस्टर्ड रिसर्च, भारतपुर राजस्थान। देखो भाई, जो NRCHB506 ये वैरायटी जो है वो इंडिया की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है, किसकी, मस्टर्ड की, जो डेवलप की थी किसने, डायरेक्टरेट ऑफ रैप्सिड एंड मस्टर्ड रिसर्च। वो कहाँ पर है, तो भारतपुर। देखो इस पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, ये डायरेक्टरेट दिया है यहाँ पर, उसके बारे में पूछा जा सकता है कि भाई ये कहाँ पर है, ठीक है, इंस्टीट्यूट्स के बारे में। अब देखो जैसे ही सिलेबस ख़त्म हो जाएगा ना उसके बाद, ठीक है ना, जो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सिलेबस ख़त्म करने की, जब सिलेबस ख़त्म हो जाएगा ना आपको डेली डेली 50-50 मार्क्स के टेस्ट लेने वाला हूँ। उसमें ये सब चीज़ें मैं आपको पूछूंगा, जितने में मैंने आपको टीचिंग की ना वो सब चीज़ें पूछूंगा वहाँ से। नहीं तो जो भी मैंने टीचिंग की है उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो भी मैं आपको दे दूँगा। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि भाई जो भी पेपर निकलेगा ना वो पेपर हमारे सिलेबस में से ही निकलेगा, जितना हमने यहाँ पर लिया है उसमें से, ठीक है ना। चलते आगे। अब देखते हैं इसका यील्ड कितना है, ठीक है, लास्ट पॉइंट है। देखो ये क्रॉप सिर्फ 5 मिनट्स में ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। अब इसका सीड रेट कितना है, तो रैपसीड के लिए, सॉरी सीड रेट नहीं, यील्ड कितना है, तो रैपसीड का कितना मिलेगा आपको, 14 से लेकर 20 क्विंटल पर हेक्टर मिलेगा। और मस्टर्ड का कितना मिलेगा, 20 से लेकर 25 क्विंटल पर हेक्टर इतना मिलेगा, ठीक है। तो ये था कुछ मस्टर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इससे ज़्यादा कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। अब वैरायटी की बात रही थी तो वैरायटी तो बाद में लेने ही वाला हूँ, ठीक है। वैरायटी जो भी इंपॉर्टेंट है 2-3 वैरायटी ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, ठीक है ना। कुछ क्रॉप है जिसकी वैरायटी मैंने ली नहीं है, वो वैराइटीज़ मैं बाद में ले लूँगा, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, ठीक है ना। सीधा सीधा अगर वैराइटीज़ होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट उसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है, हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है। तो ये सब कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। हाइब्रिड तो भी आपको अच्छी तरह से पता है, बट म्यूटेंट वगैरह पता ही नहीं है आपको, ठीक है ना, क्यों आप, या फिर ब्रीडिंग, इसके बारे में उतनी भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही वो टॉपिक कब के ख़त्म हो जाएगी उसके बाद एक सेशन में, एक लेक्चर में पूरा जो वैराइटीज़ का पार्ट है वो पूरा पार्ट कवर कर दूंगा, ठीक है ना।
और सबको एक बात पूछना चाहता हूँ, संडे को जो हमने मिस शेड्यूल किया है किसका, तो जो डाउट सेशन होता है संडे को हम लेने वाले, ठीक है। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मुझे डाउट्स पूछिए या फिर मैसेज डालिए, वो पूरे डाउट्स आपके क्या किए जाएंगे, क्लियर किए जाएंगे उस डाउट सेशन में, ठीक है ना। चलते आगे। तो ये क्रॉप यहाँ पर फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्रॉप हम क्या करेंगे, तुरंत लेंगे, ठीक है। ओके, अब देखते हैं सिसैमम, ठीक है ना। अब ये जो क्रॉप है हमारा सिसैमम, ये लास्ट क्रॉप है, कौन सा, तो ऑयल सीड क्रॉप में से, ठीक है ना। सिसैमम का बॉटनिकल नेम क्या है, तो सिसैमम इंडिकम, ठीक है ना। फैमिली कौन सी है, पेडालियासी। और इसका ओरिजिन जो है इंडिया है, हमारा इंडिया में, ठीक है, इसका ओरिजिन हुआ था। प्रोटीन कंटेंट कितना है इसमें, तो 18 से लेकर 20% है। ऑयल कंटेंट 50% है, सबसे जो नियर अबाउट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। जितने भी क्रॉप हमने देखे थे उसमें सबसे ज़्यादा ऑयल कंटेंट किस में है, तो सिसैमम में है, ठीक है। अब देखते हैं क्लाइमेट रिक्वायरमेंट कितनी है इसको, कौन से टाइप का लगता है क्लाइमेट। ट्रॉपिकल से लेकर तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इसको लगता है अच्छी ग्रोथ के लिए या फिर अच्छा प्रोडक्शन के लिए। अब टेम्परेचर कितना लगता है इसको, 25 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर इसको लगता है इंटायर मीन्स लाइफ में, ठीक है। अब सॉइल किस प्रकार की लगती है, तो वेल ड्रेन्ड सॉइल लगती है, लोमी सॉइल, ठीक है, लोमी टाइप की सॉइल लगती है, बाकी का ध्यान में मत रखो, ठीक है। लोमी टाइप की सॉइल इसको लगती है अच्छी ग्रोथ के लिए या फिर अच्छे प्रोडक्शन के लिए, एरिएशन के लिए या फिर अच्छे ग्रोथ के लिए, ठीक है। सैंडी सॉइल एंड सलाइन सॉइल क्या है, तो फिट नहीं है इसको, इसके लिए, ठीक है। इस सॉइल में आप प्रोडक्शन नहीं ले सकते या फिर अगर लेते भी हो तो भी जितना प्रोडक्शन आना चाहिए उतना प्रोडक्शन आपको नहीं मिलेगा। किस प्रकार के सॉइल में, सैंडी सॉइल एंड सलाइन सॉइल में, ठीक है। चलते आगे। अब देखते हैं सीड रेट रिक्वायरमेंट। सीड रेट कितना चाहिए, तो 3 से लेकर 4 kg पर हेक्टर, क्योंकि इसका सीड बहुत छोटा होता है, इसीलिए पर हेक्टर के लिए कितना सीड लगता है इसको, सिर्फ 3 से लेकर 4 हेक्टर लगता है। और जो भी हम इसको क्या करते हैं सॉइल में इंसर्ट करते हैं या फिर इसकी जो भी सोइंग करते हैं वो कितनी डीप करनी है, तो 3 सेंटीमीटर तक आपको क्या करना है, इसका सीड इंसर्ट करना है सॉइल में, ठीक है। स्पेसिंग कितना रखना है आपको, 45 से लेकर 15 45 बाय 15 सेंटीमीटर स्पेसिंग आपको रखना है। अब क्रिटिकल स्टेजेस जो इरिगेशन होती है या फिर इरिगेशन आप प्रोवाइड करते हो उसके लिए जो भी स्टेजेस होती है क्रिटिकल स्टेजेस, वो कौन कौन सी है, तो एक है सीडलिंग स्टेज जो कि 4-5 लीव्स की स्टेज होती है, उसे हम सीडलिंग स्टेज बोलते हैं। तब क्या करना है आपको, पहला इरिगेशन प्रोवाइड करना है। दूसरा कब करना है, फ्लावरिंग स्टेज को, इसका मतलब क्या, जब भी फ्लावर आना शुरू हो जाएगी उस वक्त दूसरा इरिगेशन आपको प्रोवाइड करना है। और तीसरा कब करना है, तो पॉड फॉर्मेशन, जैसे कि पॉड डेवलप होना शुरू हो जाएगी तब आपको तीसरा इरिगेशन आपको प्रोवाइड करना है। अब इसका उत्पाद कितना है या फिर प्रोडक्शन कितना है, तो 8 से लेकर 10 क्विंटल पर हेक्टर होता है इसका प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉइंट, बहुत कम पॉइंट थे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत छोटा क्रॉप है, इसके बारे में ज़्यादा तो पूछा नहीं जाता है, ज़्यादा तो डिसीज़ के बारे में पूछा जाता है जो कि हम क्या करने वाले, पैथोलॉजी में स्टडी करने वाले, ठीक है ना। इसमें बाकी कोई चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, ज़्यादातर क्या सीड रेट और जो स्पेसिंग है इस पर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑयल कंटेंट पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्रॉप लास्ट क्रॉप है हमारा, ठीक है, जो कि ऑयल सीड से बिलोंग नहीं करता, ठीक है, दूसरे टाइप का क्रॉप है वो। अब देखते हैं टोबैको। टोबैको का बॉटनिकल नेम कौन सा है, निकोटिना टैबैकम, ठीक है, निकोटिना टैबैकम, ये तो एक मिनट, निकोटिना टैबैकम ये इसका बॉटनिकल नेम है। फैमिली कौन सी है, सोलेनासी, ठीक है। और क्रोमोसोम नंबर कितना है इसका, तो 48 है। ओरिजिन है सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। आगे चलते हैं, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में क्या डिस्कस करना है, डन, ओके। इंडियन टोबैको हैज़ 2 टाइप। अब इंडिया में जो भी टोबैको ग्रो किए जाते हैं उसके टोटल 2 टाइप है, कौन कौन से, निकोटिना टैबैकम और दूसरा कौन सा है,
निकोटिनेट टैबैकम ही है, बट दो टाइप्स का है, ठीक है ना।